nth इक्वेशंस भी हमने की थी लास्ट क्लास में। nth इक्वेशन के क्वेश्चन सबको समझ में आ गए थे, है ना? इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे लास्ट क्लास में। सब समझ में आ गए सबको? सबने खुद से करके देखे क्लास के बाद? यस सर। ओके, ठीक है। नाउ देखो टॉपिक क्या चल रहा है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डिस्टेंस पढ़ लिया है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है, स्पीड पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ तक हो गया था। फिर हमने एक्सेलेरेशन शुरू किया था, है ना? उसमें हमने टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन पढ़ लिया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। फिर मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन चल रहा है अभी, उसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव की थी, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कब लगा सकते हैं? व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया? व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसी के अंडर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है? वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। सो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है? सो ये भी हम इसी टॉपिक में पढ़ रहे हैं। क्यों? देखो ये भी एक ऐसा मोशन है जिसमें एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म हम मानेंगे। हम क्या मानेंगे? एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पर भी लगा पाएंगे। अब ये वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? इसके लिए मैं एक जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो ये हमेशा नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता है। क्यों नीचे क्यों आता है? ग्रेविटी। हाँ हाँ, इस पर एक फोर्स लगता है, हम सब पे फोर्स लगता है जब भी हम जंप करते हैं वापस नीचे आते हैं, है ना? अगर मैं इसको ऊपर थ्रो करूं तो भी ये नीचे ही आता है, कुछ हाइट तक ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है ना? अर्थ हम सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स लगा? आवाज आ रही मेरी? हाँ, तो रिप्लाई क्या करो जब भी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तभी तो क्लास आगे बढ़ेगी, ठीक है? सो अर्थ हम सब पे कौन सा फोर्स लगा रही है? ग्रेविटेशनल, है ना? ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ नहीं लगा रही है, हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है सब एक दूसरे पे लगाते हैं। ये इस पे लगा रहा है, मैं इस पे लगा रहा हूँ, ठीक है? ये टॉपिक हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं इस पे लगा रहा हूँ, ये मुझ पे लगा रहा है, बट मेरा और इसका मास इतना कम है कि वो फोर्स बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल है। समझ में आया क्या? इसलिए वो फोर्स नेग्लिजिबल है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं पूछूं हम दोनों कितना लगा रहे, तो आप 0 बोल सकते हो, नियरली 0, क्योंकि हमारा मास बहुत कम है। समझ में आया? एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, है ना? अब देखो इस ऑब्जेक्ट पर या मुझ पर अर्थ भी लगा रही है ना, कंटिन्यूसली लगा रही है, और ये भी अर्थ पे लगा रहा है। जितना अर्थ इस पर लगा रही उतना ही फोर्स ये भी अर्थ पर लगा रहा है। समझ में आएगा? इक्वल एंड अपोजिट होता है। बट ये वाला फोर्स हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अगर ये फोर्स है ना, मास पे डिपेंड करता है। अगर मास बहुत ज्यादा हो तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। दैट इज वेरी लार्ज फोर्स, क्योंकि सन और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। उसी फोर्स की वजह से अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ। समझ में आया क्या? उसी फोर्स की वजह से सन के चारों सन को रिवॉल्व करती है कौन? अर्थ। वहां पर ये फोर्स ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों का मास बहुत ज्यादा है। या फिर इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो ज्यादा क्यों हो जाता है? उसको नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। किसी एक का भी मास बहुत ज्यादा हो, अगर कोई एक मास प्लानेट हो जाए, दो मासेस के बीच में लगता है। अगर कोई एक मास प्लानेट हो जाए या कोई हेवनली बॉडी हो जाए जिसका मास बहुत ज्यादा है,
फोर्स भी हो जाता है क्या। तो हम किस के पास में रहते हैं, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ की फील्ड में रहते हैं हम। समझ में आया, अर्थ हम पे फोर्स लगाती, दूसरा प्लानिट क्यों नहीं लगाते, मास तो उनके भी बहुत ज्यादा है लेकिन वो हमसे बहुत दूर है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है फोर्स। समझ में आया क्या, आया समझ में। अगर हम दूसरे प्लानिट की तरफ जाएंगे, उनके पास में चले जाएंगे तो उनकी फील्ड में आ जाएंगे, फिर वो हम पे फोर्स लगाने लग जाएंगे। आया समझ में। हाँ, तो अर्थ, Yes. अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स लगाती है, किस तरफ लगाती है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये जो फोर्स लगता है सेंटर टू सेंटर लगता है, तो अर्थ किधर लगाती है, अपने सेंटर की तरफ लगाती है ना। जनरली हम उसे बोलते हैं डाउनवर्ड्स, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर चलते हैं, ये अर्थ है, इस पे हम चलते हैं तो अर्थ का सेंटर नीचे, ये ग्राउंड है, ठीक है, इस पे हम चलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर को जनरली डाउनवर्ड्स बोलते हैं, कि अर्थ का फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स लगता है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फोर्स ऑफ क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया, यहां तक समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. अब इस फोर्स की वजह से, ये फोर्स अभी मेरे हाथ में तब भी लग रहा है, तब भी लग रहा है, बट मैंने उतना ही फोर्स मैंने ऊपर लगाया हुआ है, इसलिए नीचे नहीं आ रहा है। जितना इस पर अर्थ नीचे फोर्स लगा रही है उतना मैंने ऊपर लगा दिया, इसलिए नीचे नहीं आ रहा है। समझ में आया क्या, जैसे मैं लगाना छोड़ दूंगा ये नीचे आ जाएगा, अपने आप थोड़ा ना आ रहा है, कोई मैजिक थोड़ा ना है, कोई फोर्स लग रहा है तभी आ रहा है। समझ में आया, आया समझ में। अब आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी, जब भी हम फोर्स लगाते हैं बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं क्या आता है, एक्सेलरेशन, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। किसी भी पार्टिकल को रेस्ट से मोशन में लाना है या वेलोसिटी बढ़ाना है तो क्या लगाना पड़ता है, फोर्स, फोर्स लगाना Yes. पड़ता है ना। समझ में आया, तो ये फोर्स वही काम कर रहा है। अभी जैसे मैंने छोड़ा, ये रेस्ट पर था, रेस्ट पर है ना, जैसे मैं छोड़ा ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इसको मोशन में बढ़ाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे लग रहा है फोर्स। समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है सबको मेरी, Yes, sir. है ना। अब ये फोर्स भी एक्सेलरेशन लाता है, हर फोर्स बॉडी में क्या लाता है, एक्सेलरेशन। अगर बॉडी चल रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं हम फोर्स लगा के तो एक्सेलरेशन आएगा, बिकॉज किसी बॉडी में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है अभी हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। समझ में आया क्या, Yes. हाँ आया समझ में, पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो आता है ये फोर्स की वजह से आता है। समझ में आया, Yes, sir. Yes. आया समझ में, हाँ ठीक है। सो इस बॉडी को मैं जैसे रिलीज करूंगा, इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, है ना, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। फोर्स जो लग रहा है वो लगता है mg, फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg। ये कैसा है मैं बताता हूँ आपको, m होता है मास और g होता है एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला वैसे मास इंटू a होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या, आवाज आ रही है ना। Yes. Yes. बट ये वाले एक्सेलरेशन को हम g बोलते हैं, इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, g, बिकॉज दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया क्या, Yes, sir. ये फोर्स में g क्या है, इट इज ए एक्सेलरेशन। आया समझ में। तो इस फोर्स की वजह से पार्टिकल की नीचे की साइड वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और जब हम पार्टिकल को ऊपर थ्रो करते हैं, पार्टिकल को ऊपर थ्रो करते हैं, फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये वेलोसिटी डिक्रीज होती है। समझ में आया क्या, ये वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे मैंने पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया तो इसकी, जैसे मैंने इसको ऊपर थ्रो किया तो कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाएगा। रुकने के बाद फिर फोर्स तो नीचे लग रहा है तो नीचे आएगा, फोर्स लगना बंद तो हुआ नहीं है, फोर्स तो लग रहा है कंटिन्यूसली, यहां से गया यहाँ रुका, अब फोर्स नीचे लग रहा है तो नीचे आएगा। समझ में आया, Yes, sir. आया समझ में। सो ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है बॉडी में उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया क्या, हाँ आया समझ में। सो Yes, sir. हाँ हम डायग्राम बना लेते हैं। ये अर्थ है जैसे मान लो,
ये अर्थ, ठीक है। और मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर नीचे कितना फोर्स लगा रही है, mg, है ना। इसको बोलते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये कितना होता है, mg। समझ में आया। ये किधर लगता है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑफ अर्थ, इसके सेंटर की तरफ लगता है ना। अब इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है, mg अपॉन इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m, है ना। m से m कैंसिल, तो जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया, g। समझ में आया क्या। इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया। Yes. What is acceleration due? Acceleration produced in the body due to force of gravity. Force of gravity is called as acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, है ना। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू है ना, जितना आप अर्थ से दूर जाओगे, ये वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, सुन लो पहले, लिखो मत अभी। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है फॉर अर्थ। ईच प्लैनेट की अलग अलग होती है। समझ में आया। जितना अर्थ से दूर जाओगे आप, ये कम होती जाती है। समझ में आया। सो ये वाली वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और अप टू सम हाइट, कुछ हाइट तक हम ये वैल्यू ले सकते हैं। समझ में आया क्या। अर्थ पर तो 9.8 होता है, अब जैसे से आप ऊपर जा रहे हो ये वैल्यू कम होती जाती है, बट अप टू 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, या मान लो अप टू 100 किलोमीटर तक भी हम इतना मान सकते हैं। समझ में आया क्या। उसके बाद ये थोड़ा सा ज्यादा चेंज हो जाती है। आया समझ में। और कितना चेंज होती है हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखेंगे, और ज्यादा हाइट के लिए हम कितना जी लेंगे वो सब वहां पर निकालेंगे। समझ में आया। इस चैप्टर में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो जनरली होंगे 100 किलो, मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इससे ज्यादा हाइट वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। समझ में आया क्या। आया समझ में। Yes, sir. इतनी कम हाइट पर जी की वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आता है, इतनी कम एल्टीट्यूड पर जी की वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आता है। हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ड्यू टू वेरिएशन इन अल्टीट्यूड जी चेंजेस, जितना हाइट पर जाओगे उतना जी कम होता है। समझ में आया क्या बोला मैंने। Yes. हाँ। बट 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते, तो हम जी की वैल्यू 9.8 ही ले सकते हैं। समझ में आया। इतनी हाइट तक भी। आया समझ में। Yes. ठीक है। हाँ। तो एक चीज ये ध्यान रखनी, बट हाँ हम आगे देखेंगे जब ज्यादा हाइट होगा तब यहाँ जो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगी ज्यादा हाइट्स पर। समझ में आया, क्योंकि वहां जी चेंज हो जाएगी। अब देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही, इट इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज यूनिफॉर्म, दिस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ऐसे लिख सकता हूँ। चेंज हो रहा है क्या, 9.8 है ना। ऑल्दो मैंने आपको बोला ऊपर जाते हैं तो ये कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता, तो हम 9.8 ही लेंगे, कांस्टेंट ही लेंगे इसको। 10 मीटर ऊपर लो, 20 मीटर ऊपर लो, 1 किलोमीटर ऊपर लो, 2 किलोमीटर, अप टू 50 किलोमीटर तक तो ये कांस्टेंट ही मानेंगे इसको। हाँ, अप टू सम हाइट ऐसे लिख दूं। समझ में आया क्या। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. सो कैन वी अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, Yes. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। हाँ। Yes, sir. सो वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन
फॉर वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। हाँ, बट अप टू सम हाइट, अप टू सम हाइट मतलब लेसर हाइट्स। समझ में आया? यूँ समझ लो अप टू 50 किलोमीटर तक ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, आपके आंसर सही आएंगे ये लगाओगे तो। ज्यादा हाइट पे लगा दोगे तो गलत आंसर आएंगे। समझ में आया क्या? क्योंकि हम जी को यूनिफॉर्म मान रहे हैं, ज्यादा हाइट पर यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो जाता है जी की वैल्यू कम हो जाती है। आया समझ में? अब ये जी की वैल्यू 9.8 का मतलब क्या है? एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है? ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये है कि जी 9.8 का मतलब ये है कि अगर मैं ऊपर से नीचे गिराऊंगा तो एवरी सेकंड वेलोसिटी 9.8 से बढ़ेगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितने से बढ़ेगा? 9.8। एक्सेलेरेशन का मीनिंग क्या होता है? पर सेकंड कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही? समझ में आया क्या? पर सेकंड कितनी, एवरी सेकंड वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, कम हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन। सो दिस इज एक्सेलेरेशन। ये ग्रेव Yes. आया समझ में? समझ में आया तक? Yes. 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 ठीक है। शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही। ओके, सो कहने का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ से मैंने ड्रॉप किया तो एवरी सेकंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितने से बढ़ रहा है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को मैं स्पीड बोल सकता हूँ ना। समझ में आया क्या? स्पीड कितने से बढ़ रही है? एवरी सेकंड स्पीड कितने से बढ़ रही है? एवरी सेकंड, एवरी 1 सेकंड 9.8 meters. 9.8 meters. 9.8। तो मान लो मैंने इसको ड्रॉप किया, 1 सेकंड बाद ये मेरे ग्राउंड पर आ गया, मान लो 1 सेकंड में ग्राउंड पर आ गया, तो कितनी स्पीड से टकराया होगा? 9.8। कितनी स्पीड से टकराया होगा? अरे रिप्लाई कर दिया करो। 9.8. 9.8। समझ में आया क्या? हाँ, मान लो 2 सेकंड के बाद आया, 2 सेकंड के बाद आया तो कितनी स्पीड से टकराया होगा? 19.6. हाँ, 19.6। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, p इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली। 2 सेकंड में कितनी बढ़ गई होगी? यू तो जीरो है, यू तो जीरो है, तो 9.8 इंटू 2 19.6 हो गया। समझ में आया क्या? ये स्पीड। हाँ, Yes, sir. आया समझ में? अब देखो, कैलकुलेशन के लिए हम इस जी को 10 ले सकते हैं, इस जी को हम 10 भी ले सकते हैं फॉर कैलकुलेशन। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो जी को क्या ले सकते हैं हम? 10। तो 10 लेके चलते हैं। चलो, जी की वैल्यू 10 है, मतलब एवरी सेकंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 से बढ़ेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? तो मान लो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया और 5 सेकंड के बाद ये मेरे पास आया, तो कितनी स्पीड हो जाएगी? 50 meters. 50 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? या फिर मैं आपसे पूछूं, मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, उसकी हर सेकंड बाद स्पीड 10 से बढ़ रही है, तो मुझे हर सेकंड पर उसकी स्पीड बताओ। 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 20 हो जाएगी, 3 सेकंड बाद 30 हो जाएगी, 4 सेकंड बाद 40 हो जाएगी, 5 सेकंड बाद 50 हो जाएगी। ऐसे करना आ रहा है क्या सबको? Yes. सब ऐसे कर सकते हो क्या? ओरली बता सकते हो क्या? हाँ, 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 100. 100। समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया? Yes. अब ऊपर ऊपर थ्रो करते हैं, ऊपर। तो ऊपर थ्रो करते वक्त ऊपर तक का देखना, नीचे आने का मत देखना। ऊपर जा रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ऊपर जाते हो कि इसकी स्पीड 10 से कम होती है। जी को 9.8 की जगह मैं 10 ले रहा हूं, तो एवरी सेकंड कितने से कम होती है? 10. तो मान लो मैंने 10 से फेंका, 10 की स्पीड से फेंका, तो कितने सेकंड तक जाएगा ऊपर? कितने 1. सेकंड तक ऊपर जाएगा? 1 सेकंड। समझ में आया क्या? हाँ, आया Yes, समझ sir. में? 20 से फेंका तो कितने सेकंड तक ऊपर जाएगा? 2. 2 से। तो 20 से फेंका तो 1 सेकंड बाद 10 हो गई होगी, 2 सेकंड बाद 0 हो गई होगी। समझ में आया क्या?
यस सर। आया समझ में? 30 से फेंका तो कितने सेकंड तक ऊपर गया? 3। हाँ 1 सेकंड बाद 20 हो गई, 2 सेकंड बाद 10 हो गई और 3 सेकंड बाद 0 हो गई। समझ में आया? हाँ आया समझ में? हाँ 20 तो कितने सेकंड तक जाएगा? 25 से फेंका तो 2.5। 2.5। समझ में आया क्या? आया समझ में? हाँ हाँ। तो ये भी सबको करना आ जाएगा। एवरी सेकंड 10 से कम करते जाओ, क्योंकि कम क्यों होती है? क्योंकि ये इसका मोशन ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है। समझ में आया क्या? तो फोर्स रोकेगा इसको, इसकी स्पीड को 10 से कम करेगा, तो ऊपर जाते वक्त 10 से कम होती है और नीचे आते वक्त 10 से बढ़ती है। आया समझ में? यस सर। ठीक है। एंड अभी तक हम एयर का रेजिस्टेंस काउंट नहीं कर रहे। एयर का रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं कर रहे। समझ में आया क्या? हम सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी काउंट में कर रहे हैं। एयर भी फोर्स लगाती है, वो रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, आया समझ में? वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि हम एयर का रेजिस्टेंस काउंट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, जितने टाइम में ये ऊपर जाता है ना, नीचे से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम, उतना ही टाइम इसका ऊपर से नीचे आने में लगता है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो मुझे बताओ, अगर मैंने 20 से थ्रो किया तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। और नीचे आने में कितना लगा होगा? नीचे आने में कितना लगेगा? वापस 2 सेकंड। हाँ, तो टोटल टाइम 4 सेकंड। 4 सेकंड है ना। मुझे टोटल टाइम बताना है। अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करूं तो मेरे हाथ में वापस कितनी देर में आ जाएगा? टोटल टाइम बताओ। 2 सेकंड। 2 सेकंड। समझ में आया क्या? यस है ना। अगर मैं 30 से थ्रो करूं तो मेरे हाथ में कितनी देर में आ जाएगा? 6 सेकंड। 6 सेकंड। सबको करना आ रहा है क्या? सबको आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ लिखो ये। हाँ, अब देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने से पहले देखो, जितनी भी हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसमें एस था डिस्प्लेसमेंट, यू था वेलोसिटी इनिशियल, वी था फाइनल वेलोसिटी, ए था एक्सेलेरेशन, टी था टाइम। तो टाइम छोड़ के बाकी सब वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम छोड़ के, टाइम स्केलर होता है, बाकी सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। उसमें यू वी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? सो वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है डायरेक्शन के साथ पॉजिटिव नेगेटिव होती है। जैसे राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव होती है ना। राइट में आई के, लेफ्ट में माइनस आई के। याद आया? है ना। यस सर। तो यहाँ पर अब ऊपर पार्टिकल ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, तो हमें पहले से ही साइन कन्वेंशन सीख लेना चाहिए। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव मान लिया, तो नीचे के लिए नेगेटिव मानेंगे। समझ में आया क्या? आया समझ में? तो साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, वरना सारे आंसर गलत आएंगे। साइन कन्वेंशन में फॉर्मूला बताने से पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि जिस पॉइंट से हम थ्रो करते हैं, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये ग्राउंड भी हो सकता है या फिर कोई बिल्डिंग से भी थ्रो कर सकते हैं। तो जो भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसी को ओरिजिन मानना है। वहीं पर आपका 0,0 सेट हो जाएगा। यहीं पर आपका 0,0 है। समझ में आया क्या? आया समझ में? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज योर ओरिजिन। ठीक है, आया समझ में? यस सर। अब यहां से अगर आपने ऊपर थ्रो किया तो ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी भी आपके ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगी। समझ में आया? ऊपर की तरफ पॉजिटिव। पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो जब तक ऊपर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। जैसे नीचे आने लगेगा डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? जैसे हम राइट में मानते थे, राइट में जब तक जा रहा है तब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, जैसे मुड़ के वापस आएगा डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा। वैसे यहाँ पर भी जब तक ऊपर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ना। जैसे नीचे आने लग जाएगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने लग जाएगा। फिर जैसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर आया, मैंने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया, वापिस यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस। ठीक है। हाँ, अगर मैं नीचे थ्रो करता हूँ तो नीचे की तरफ सब नेगेटिव।
मैंने नीचे थ्रो किया तो नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। तो कंटिन्यूसली वेलोसिटी, अगर पार्टिकल नीचे जा रहा है तो जब तक पार्टिकल ऊपर जाता है वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, जब नीचे आने लग जाता है वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। समझ में आया क्या? जैसे आपने थ्रो किया तो जब तक ऊपर जा रहा है तब तक तो पॉजिटिव थी, फिर नीचे आते हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। आया समझ में? समझ में आया? जैसे मैंने 30 से थ्रो किया, एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने 30 से थ्रो किया तो 6 सेकंड में वापस आ जाएगा। समझ में आया क्या? जैसे मान लो मैंने 30, एक पार्टिकल को मैंने 30 से थ्रो किया, कितने से? 30 मीटर पर सेकंड से, यहां से, ये मेरा पॉइंट ऑफ पोजीशन। t इक्वल टू 0 पर 30, t इक्वल टू 1 पर बताओ कितना हो जाएगा? 20 होगा कि नहीं होगा? Yes, हाँ। sir. t इक्वल टू 2 पर 10। 10. समझ में आ रहा है ना? Yes, समझ sir. में आ रहा है? फिर t इक्वल टू 3 पर 0 हो जाएगा। 0. ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। समझ में आया क्या? अभी नीचे आएगा, अब ये नीचे आएगा तो t इक्वल टू 4 पर, अब यहां लिख रहा हूं मैं, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? स्पीड है, वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। नीचे आते हो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। वेक्टर क्वांटिटी है, साइन कन्वेंशन याद रखो। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes. फिर इसके Yes, बाद sir. t इक्वल टू 5 पर -20 हो जाएगी और t इक्वल टू 6 पर -30 हो जाएगी। आया समझ में? समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? Yes, sir. t इक्वल टू 3 पर 0 हो गई, है ना? तो जब मैंने ऊपर थ्रो किया तो स्पीड कैसे कम हुई, वेलोसिटी कैसे कम हुई? देखो 30 से 20 हुई, 20 से 10 हुई, 10 से 0 हुई, फिर 0 से -10 हुई, फिर -10 से -20 हुई, फिर -30 हुई। समझ में आया? हाँ। +30 और -30 में क्या अंतर है? +30 मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, -30 मतलब वेलोसिटी नीचे की तरफ है। स्पीड सेम है, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होती है। समझ में आया? हाँ। अगर आपने 30 से ऊपर फेंका तो वेलोसिटी +30, 30 से नीचे फेंका तो वेलोसिटी -30। आया समझ में? Yes. समझ में आया साइन कन्वेंशन? हाँ। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, इसमें कोई डाउट है? No, sir. आया समझ में? मान लो आपने यहां से आपने नीचे थ्रो किया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया नेगेटिव? यहां से मान लो आप 5 मीटर नीचे आया ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, +5 या -5? -5. -5। नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, नीचे की तरफ सब कुछ नेगेटिव। समझ में आया? मुझे बताओ जी हमेशा किधर लगता है? Downward. तो जी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, जी तो डाउनवर्ड ही लगता है ना हमेशा, जी तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है ना। समझ में आया क्या? हाँ, जी ऊपर लगता है क्या? एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे की तरफ है तो जी तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। इसलिए तो देखो एक्सेलेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसलिए तो देखो वेलोसिटी कम हो रही कंटिन्यूसली, क्योंकि जी नीचे की तरफ -10 है। -g मतलब -10। समझ में आया? मैं जी को 10 लेके कर रहा हूँ कैलकुलेशन, जी को 10 लेके कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो जी हमेशा नेगेटिव है -10, बिकॉज नीचे लग रहा है। तो जी -10 है तो वेलोसिटी एवरी सेकंड 10 से कम होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ, समझ में आ रहा है? सो Yes. इसलिए तो 30 से 20 हुई, फिर 20 से 10 हुई, फिर 10 से 0 हुई, फिर 0 से 10 नहीं हुई, 0 से -10 हुई, और कम हुई ना। समझ में आया क्या? Yes, sir. वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हो रही है ना, स्पीड बढ़ रही है आते वक्त, लेकिन वेलोसिटी तो माइनस में डिक्रीज हो रही है ना। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ। फिर -10 से -20 हुई, फिर -20 से -30 हुई, बिकॉज जी इज -10, तो वेलोसिटी तो -10 होगी हर सेकंड। समझ में आया? मान लो आपने 30 से कोई चीज ऊपर फेंकी तो उसमें एवरी सेकंड 10 से कम करते जाओगे तो 0 के बाद क्या आएगा? फिर -10 आएगा, फिर -20 आएगा, फिर -30 आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? हाँ। सो दिस इज अवर साइन कन्वेंशन, ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव, नीचे की तरफ सब नेगेटिव। ठीक है, लिखो इसको।
तो साइन कन्वेंशन सेम, जैसे राइट और लेफ्ट में हम मानते हैं वैसे अब अपवर्ड और डाउनवर्ड में मानेंगे। समझ में आया? ऊपर जब तक जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, जब नीचे आने लगेगा कम होने लग जाएगा। मान लो यहीं आ गया तो 0 हो जाएगा, अब इससे और नीचे गया मान लो तो नेगेटिव होगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है। और एक्सेलेरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, नीचे की तरफ ही होता है। पार्टिकल चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलेरेशन तो नीचे की तरफ ही है। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। समझ में आया? एक्सेलेरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर। चाहो तो यहाँ लिख भी लो, ठीक है, कहीं लिख लो इस पेज पर। जब मैंने आपको एक्सेलेरेशन के बारे में बताया था, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ये जी जो आया ना, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ब्रैकेट में लिख लो डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब हम केस वाइज देखेंगे इसमें भी। केस फर्स्ट, a body is thrown vertically upwards with initial velocity u, ठीक है। अब इसमें हम फर्स्ट निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, कितनी ऊपर तक जाएगी अगर हम u की वेलोसिटी से फेंके तो। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हम पहला केस क्या देख रहे हैं? हम दो पार्ट में इसके फॉर्मूले देखने वाले। पहले केस में हम देखेंगे ऊपर हम थ्रो कर रहे हैं, किधर थ्रो कर रहे हैं? ऊपर। तो कितनी हाइट तक जाएगा ये निकाल रहे हैं। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी u, u से ऊपर थ्रो किया ऐसे, तो ये कितनी हाइट तक गया? इसका फॉर्मूला, मैंने यहाँ से थ्रो किया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, है ना। तो ये हाइट, कितनी हाइट तक गया ये मुझे बताना है। समझ में आया? अवर केस फर्स्ट इज, मैंने ऊपर थ्रो किया है, तो क्या क्या पूछ सकते हैं? तो फर्स्ट हमसे पूछा जाएगा मैक्सिमम हाइट फॉर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो पहले ये निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इसको u की स्पीड से थ्रो किया, तो यहां तक गया मान लो, ठीक है। फाइनली ये मैक्सिमम हाइट इसकी कहां तक होगी? जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। समझ में आया क्या? कब तक ऊपर जाएगा? देखो ध्यान से देखो, जब हम इसको थ्रो करते हैं तो ये ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके रुकता है। ऐसे गया, यहाँ रुका, मैंने ऐसे थ्रो किया तो यहाँ रुका, स्पीड कम हो रही है ना, कम हो रही, यहाँ रुक जाएगा, 0 हो जाएगी। या वेलोसिटी की बात करो, वेलोसिटी कम हो रही, यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ रुकेगा, फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी इसकी? इस जगह पर 0। समझ में आया? तो यहाँ पर फाइनली, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। ये हाइट है मान लो h मैक्स। तो अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी u है, मुझे h निकालना है और मुझे एक्सेलेरेशन पता है। देखो वर्टिकल मोशन इज सिंपल देन हॉरिजॉन्टल मोशन। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सेलेरेशन कुछ भी हो सकता था, बट यहाँ तो पता है हमें एक्सेलेरेशन क्या होता है, g होता है, -g होता है ना। एक्सेलेरेशन यहाँ क्या होता है? हमेशा -g। एक चीज तो आपको हमेशा पता है, एक वेरिएबल तो आपका कम हो गया। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। क्योंकि g हमेशा नेगेटिव है यहाँ पर और -10 है, तो कौन सी इक्वेशन लगाए? थर्ड इक्वेशन। सबको क्लियर होना चाहिए क्यों लगाई मैंने। v² - u² = 2as, ये होती है थर्ड इक्वेशन। याद आया? है ना? पहले समझ लो निहारिका, फिर बाद में लिखना। जब मैं पढ़ा रहा हूं तब इधर ही देखना है सबको, ठीक है। सो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन क्यों लगा रहा हूं? बिकॉज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, दिस वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया? सो फाइनल स्पीड तो 0 हो जाएगी, तो 0 लिख दिया मैंने।
ये 0 हो जाएगी, 0 का स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर 2। जी की जगह क्या लिखूं, ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, माइनस जी। ए इज ऑलवेज माइनस जी, ए इक्वल टू ऑलवेज माइनस जी। समझ में आया, क्योंकि जी नेगेटिव की तरफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड से। एस की जगह क्या लिखूंगा मैं, एच मैक्स। समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैक्सिमम हाइट बतानी है मुझे, जहां पर वेलोसिटी रुक जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। सो एच मैक्स क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। समझ में आया क्या, यस सर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर मैं u की स्पीड से थ्रो करूं तो कितनी ऊपर तक जाता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। समझ में आया, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला। आया समझ में। अब गलती ये मत करना कि सर ने तो बोला जी हमेशा नेगेटिव होता है, तो इस फॉर्मूले में भी तुम नेगेटिव पुट कर दो जी को। यहाँ पर दोबारा जी नेगेटिव पुट करने की जरूरत है क्या, हमने ऑलरेडी यहाँ जी नेगेटिव पुट किया है ना यहाँ पर जी को, तब उसी से तो ये माइनस कैंसिल हुआ है। समझ में आया, हाँ। तो फिर से नेगेटिव पुट नहीं करना है, वरना हाइट नेगेटिव में आएगी। हाइट नेगेटिव में आ सकती है क्या, ये भी पता होना चाहिए। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो हाइट नेगेटिव आ ही नहीं सकती। आया समझ में, हाइट क्या आएगी, पॉजिटिव। आया समझ में, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। सेकंड, दूसरा और कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, पहले मैं सारे फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर लिखना, फिर क्वेश्चन करेंगे। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये तो आपको ऑलरेडी आता है, मैंने आपसे पूछ ही लिया। अगर आपको स्पीड पता है तो आप बता सकते हो कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा, बता सकते हो ना, हाँ बता सकते हो ना, कि अगर मैंने मान लो यू की स्पीड से थ्रो किया तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा। देखो यहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। समझ में आया, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, इनिशियल u पॉजिटिव में, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव। ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, माइनस जी टी। समझ में आया, हाँ समझ में आया। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आई, u बाई जी। यही तो फॉर्मूला आप लगा रहे थे। मैंने बोला 30 की स्पीड से फेंका, कितने सेकंड में ऊपर जाएगा, 30/10, u बाई जी 30/10। समझ में आया, आया समझ में। यस सर। ऐसे ही तो बता रहे थे आप, यही तो कर रहे थे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है। समझ में आया क्या, यस सर। थर्ड, टाइम टू रीच पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। टाइम टू रीच पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बताओ इसका क्या फॉर्मूला आएगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, ये ऊपर जाएगा, हाँ डबल हो जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। समझ इतना आएगा, u बाई जी प्लस u बाई जी। ऊपर जाने का टाइम u बाई जी, और मैंने आपको बताया था नीचे जाने का टाइम भी क्या होता है, u बाई जी। तो क्या आंसर आएगा, क्या फॉर्मूला आएगा, 2u बाई जी। समझ में आया, यस सर। लिखो। एक और चीज याद रखना, जितनी स्पीड से हम थ्रो करते हैं उतनी स्पीड से वो वापस आता है, सेम स्पीड से वापस आता है, बताया था ना। देखो 30 यहाँ पर कितने से थ्रो किया था, 30 से, वापस कितने से आया था, -30, मतलब स्पीड तो उतनी थी। समझ में आया, यहाँ चाहो तो माइनस यू लिखो, माइनस यू। ठीक है, लिखो ये, तो बोलो तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। यस सर। यस सर। लिखो, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया, 20 मीटर पर सेकंड। इसमें हमसे पूछा है फाइंड फर्स्ट
एच मैक्स मैक्सिमम हाइट पूछा है। सेकंड टाइम टू रीच द ग्राउंड, वापस से ग्राउंड में आने का टाइम। सॉल्व करो। वैसे क्वेश्चन में लिखा होता है जी की वैल्यू 10 लेने के लिए, है ना, और हम ऑप्शंस देख के भी समझ जाते हैं जी 10 लेना है या 9.8 लेना है। ठीक है, क्लास में जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आप बिना पूछे जी की वैल्यू 10 लेना। मैं आपको वैल्यूज ऐसी दूंगा जिसमें जी की वैल्यू 10 लेने से आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ बोलो, एच मैक्स कितना आया? 40 meters. 40 meters. 40 मीटर्स, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है ना। u कितना है 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10, 20 मीटर आएगा। 40 कैसे आया? ये सिर्फ जी से मैंने डिवाइड किया था। यू स्क्वायर अपॉन 2g, फॉर्मूला याद रखना है ना, तभी सही आंसर आएगा वरना गलत हो जाएगा। सेकंड टाइम टू रीच द ग्राउंड, इसका फॉर्मूला होता है 2u बाई जी, तो 2 इंटू 20/10, कितना आंसर आया? 4 सेकंड। 4 सेकंड। अब इसमें एक क्वेश्चन और सोल्व करो, यहाँ लिख देता हूँ। चलो ये दोनों तो हो गए ना सबसे। यस सर। फाइंड आउट द टाइम when it crosses 15 मीटर मार्क। वो टाइम बताना है जब ये 15 मीटर मार्क को क्रॉस करेगा। ग्राउंड से 15 मीटर, अभी ग्राउंड पर है वो 0 है, तो ग्राउंड से 15 मीटर मार्क को ये किस टाइम पर क्रॉस करेगा हमें बताना है। समझ में आया? चलो देखो 1.7 सेकंड। कितना आया? 1.7। नहीं, देखो इधर, देखो हमें वो टाइम बताना है जिस टाइम पर ये यहां से 15 मीटर, देखो मैक्सिमम हाइट तो 20 मीटर आई है, 15 मीटर वाले मार्क पर निकला हो जब यहां से। ठीक है, 15 मीटर वाले, हमने इसको कितने से थ्रो किया था? 20 से, है ना। तो हमें क्या क्या पता है इसमें? U20, H 15 मीटर और टाइम बताना है, और एक्सेलेरेशन है -g। बताओ कौन सी इक्वेशन लगाएं? सेकंड लगा दे। हाँ, सेकंड होती है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होती है ना। वर्टिकल मोशन के केस में ये बन जाएगी H इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये बन जाएगी g a माइनस जी होता है, H इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये बन जाएगी। समझ में आया? इक्वेशन S की जगह H आ जाएगा, U की जगह U और A की जगह -g आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो H कितना है? ऊपर, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो +15, U भी ऊपर की तरफ है तो +t इंटू टी माइनस हाफ, G की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 5 टाइम्स 5t स्क्वायर। समझ में आया? अब 5 से डिवाइड करो तो ये आएगा 3, इधर आएगा 40, इधर आएगा -t स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? हाँ, तो टी स्क्वायर उधर ले जाओ, -40 + 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया? yes, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब टी की दो वैल्यूज आएंगी। फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे इसमें। फैक्टर कितना बन रहा है इसका? सबको बनाना आता है फैक्टर। -40 को स्प्लिट करो कि मल्टीप्लीकेशन 3 आए और एडिशन -4 आए, तो इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे -3t -t + 3 इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया? 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। लिखने में बिजी हो तुम सब, सुन तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो बिल्कुल। तो t कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? t -3, -1 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? t -3 इक्वल टू 0। समझ में आया? तो यहाँ से t -1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा t -3।
ठीक है, इधर लिखता हूँ। तो टी के दो आंसर आए, टी इक्वल टू 1 सेकंड और टी इक्वल टू 3 सेकंड। अब बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है, बताओ क्या करें। दो वैल्यू का क्या मतलब है यहाँ पर, दोनों सही आंसर है। कैसे? बोथ आर करेक्ट आंसर। समझो इसको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने इसको थ्रो किया ऊपर, ठीक है, तो 20 मीटर तक गया है, 20 मीटर तक गया है ना। 15 मीटर वाले मार्क पर ये जाते वक्त भी, ऊपर जाते वक्त भी आया होगा, फिर नीचे आते वक्त भी आया होगा। समझ में आया क्या? हाँ आया समझ में? यस सर। तो t इक्वल टू 1 सेकंड का मतलब ये जाते वक्त 1 सेकंड पर गया 15 मीटर पे, फिर 2 सेकंड पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया होगा, फिर 3 सेकंड पे वापस यहीं आया, फिर 4 पे तो ग्राउंड पर आ गया। समझ में आया? t इक्वल टू 1 और 3 का क्या मीनिंग है कि एक तो t इक्वल टू 1 पर तो ये 15 मीटर से जब पहले निकला ऊपर जाते वक्त, फिर वापस आएगा ऊपर से। अब t इक्वल टू 3 पर ये दोबारा फिर से उसी, दोनों आंसर बता दिया आपको इसने, दो बार निकलेगा ना 15 मीटर से। समझ में आया क्या? यस सर। इसलिए दो आंसर आ रहे हैं। समझ में आया? हाँ आया समझ में? अब यहाँ पे एक और, तुम तो लिखने में बिजी हो इसलिए मैं शायद मैं बताने की इच्छा नहीं हो रही मुझे। लिख रहे हो या सुन रहे हो? एक और कंसेप्ट है, बताऊं या लिखोगे तुम? लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्लाई भी नहीं आ रहा है किसी का। एक और कंसेप्ट सीखो यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर थ्रो किया था इसको, ये वापस कब आ जाएगा? t इक्वल टू 4 पर। समझ में आया क्या? टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये t इक्वल टू 2 पर आया था, जाएगा भी t इक्वल टू 2 पर। तो दूसरा टाइम यहाँ पर क्या आएगा? t इक्वल टू 2। एक तो आने वाला टाइम और जाने वाला टाइम। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस सर। तो देखो इन सबको ऐड करो, 0 प्लस 4 4 आ रहा है, 1 प्लस 3 4 आ रहा है, 2 प्लस 2 4 आ रहा है। इससे हमें एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जब पार्टिकल वर्टिकल मोशन करता है तो जिस भी पॉइंट से निकलता है दोबारा उस पॉइंट पे जरूर आता है, और दोनों का सम इस टोटल टाइम होता है। टोटल टाइम कौन सा? ऊपर से नीचे आने का। समझ में आया क्या? यस सर। देखो इधर ये 15 मीटर वाले मार्क पर 1 सेकंड पर निकला, फिर 3 पर आया, तो 3 प्लस 1 4 करो। आया समझ में? जैसे मान लो अभी मैंने आपको ये केस बताया था कि मैंने 30 से ऊपर फेंका, फिर वापस कब आया? 6 पर। t इक्वल टू 0 पर 30 पर था, t इक्वल टू 6 पर वापस आ गया। 0 प्लस 6 करो, टोटल टाइम आया 6। यहाँ पर देखो इस जगह पर ये 1 सेकंड पर था, दोबारा कब आएगा? 5 सेकंड पर, सेम हाइट पर। ये हाइट सेम है, ये ग्राउंड है, सेम हाइट पर ये 1 सेकंड पर दोबारा गया ऊपर, तो 5 सेकंड पर वापस आएगा। ये कंसेप्ट याद रखना। आपसे पूछा जाए कि कोई पार्टिकल, मान लो एक पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट है 12 सेकंड। कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट? मतलब टोटल टाइम। यहां से मैंने ऊपर थ्रो किया, वापस आने का टोटल टाइम है 12 सेकंड। समझ में आया क्या? मान लो आपसे बोला कि मुझे ऐसी जगह बताओ जहां पर वो 4 सेकंड पे निकला था, दोबारा कब आएगा बताओ। दोबारा कब आएगा? टोटल टाइम 12 सेकंड है। मान लो जाते वक्त तो 4 सेकंड पर निकला, तो आते वक्त कितने सेकंड पर आएगा टोटल? एट पर आएगा ना। क्या समझाया मैंने? सुन नहीं रहे हो मतलब? तो अरे टोटल टाइम कितना होना चाहिए दोनों का टाइम? ये जो दोनों टाइम है, ये मान लो T1 है और ये T2 है, ये T1 प्लस T2 हमेशा टोटल टाइम के इक्वल होता है। टोटल टाइम मान लो 12 है और ये 4 है, तो ये 8 होगा। समझ में आया क्या? इतना सा आंसर नहीं दे पा रहे हो तुम, फिर क्या पढ़ाई कर रहे हो? सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो मुझे? यस सर। मैंने पूछा कि जाते वक्त ये 4 पे आया, तो आते वक्त कितने पे आएगा, और टोटल टाइम भी बता दिया मैंने। कंसेप्ट क्या सिखाया मैंने तुम्हें? ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया क्या? क्या कंसेप्ट है कि एक ही पॉइंट पर वो आते वक्त और ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त
जिन टाइमिंग्स पर आता है उनका सम टोटल टाइम के इक्वल होता है। समझ में आया क्या? यस हाँ, सर। तो मान लो टोटल टाइम 12 सेकंड है, मान लो किसी पॉइंट पर वो 5 सेकंड पर गया ऊपर जाते वक्त, तो आते वक्त कितने सेकंड पर आएगा? 7 पर। समझ में आया? मान लो ऊपर जाते तो वो 1 सेकंड पर गया ऊपर, तो आते वक्त कितने सेकंड पर आएगा? 11। 11। आया समझ में? यस सर। लिख लो। इस क्वेश्चन से हम इस क्वेश्चन पर बेस्ड 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, सिंपल। समझ में आया? लिख लो। एक ऑब्जेक्ट है, उसको v नॉट की स्पीड से ऊपर थ्रो किया है। हमसे पूछा है फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। मान लो इसको मैंने v नॉट से ऊपर थ्रो किया, ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो यहां पर कितनी स्पीड थी इसके ऊपर जाते वक्त? समझ में आया? सोल्व करो। देखो चलो, देखो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर हमें स्पीड बतानी है। हमें पता है इसकी स्पीड कम होगी, है ना? मान लो ये है हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर मान लो इसकी स्पीड है v। तो सबसे पहले मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? फॉर्मूला क्या होता है? u²/2g, ये होता है ना। तो यहाँ पर u की जगह कितना है? v नॉट, तो v0²/2g होगा। तो ये जो हाइट है ये है hmax/2। समझ में आया क्या? हाँ, यस। तो ये हाइट कितनी होगी? v0²/4g। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4g हो जाएगा। समझ में आया? अब इतनी हाइट पर स्पीड बतानी है हमें, फाइनल वेलोसिटी बतानी है, फाइनल स्पीड बतानी है, वेलोसिटी दोनों ऊपर तो पॉजिटिव होगी। इनिशियल स्पीड पता है, हाइट पता है, एक्सेलेरेशन पता है -g। बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करें? ये सब पता है तो पृष्टि म्यूट हो तुम। सर v² - u² = 2as। हाँ, ये वाली यूज करेंगे, v² - u² = 2as। ठीक है, तो यहाँ पर v² मुझे बताना है -u², v0² हो जाएगा, है ना, = 2। a की जगह क्या पुट करूंगा मैं? -g। और s की जगह डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ये हो रहा है ना v0²/4g। समझ में आया? आया समझ यस। में? यस। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, तो v ये बताना है v² = अब ये v0² उधर जाएगा, तो v0² माइनस ये 2 से 2 टाइम्स, ठीक है, तो ये बना -v0²/2। तो v² बन जाएगा v0²/2 बचेगा, v0² में से v0²/2 जाएगा, तो अब अंडर रूट ले लो तो v आएगा v0/√2। ये आंसर है। समझ में आया क्या? दिस इज द आंसर। आया समझ में सबको? यस।